ईरान में अगर आपने एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी तो आप देख रहे होंगे कि कैसे अमेरिका में बैठा रज़ा शाह पहलवी वहाँ से अक्सर दिन प्रतिदिन ईरान के लोगों को एक मैसेज दे रहा है कि हमें ईरान के रेजीम को चेंज करके एक ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है कि हम रज़ा शाह पहलवी का रूल और राजा का रूल वापस से ले आएं। ईरान में मोनार्की को वापस लाने की एक मुहिम जो चल रही है, इस मुहिम में अमेरिका यहाँ पर रज़ा शाह पहलवी को समर्थन कर रहा है। कितनी अजीब सी बात है कि एक जगह पर अगर हम ईरान को देखें तो वहाँ पर रज़ा शाह पहलवी को वापस लाने की बात हो रही है, और वहीं भारत का एक जो बगल में देश है नेपाल, वहाँ पर भी राजा ज्ञानेंद्र शाह को वापस लाने की चर्चाएं चल रही हैं। आफ्टर ऑल ये एक प्रकार से मोनार्की के रिवाइवल की चर्चाएं वेस्ट एशिया से लेकर साउथ एशिया तक क्यों दोबारा मूवमेंट्स रिवाइव हो रही हैं। आज समझेंगे कि ईरान में आफ्टर ऑल खेल हो क्या रहा है। 18वीं सदी की बात है कि उस समय ईरान में कजर डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। कजर डायनेस्टी के जितने भी राजा महाराजा होते थे वो बड़ी लग्जूरियस लेविश सी लाइफस्टाइल को जीते थे। उन्होंने ईरान के अंदर उस समय किसी भी प्रकार की मॉडर्नाइजेशन की कोई भी रणनीति नहीं अपनाई। जब उस समय यूरोप जो है एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहा था, यूरोप के आसपास के देश, ईरान के आसपास के देश भी उस समय जब मिलिट्री लेवल पर और इंडस्ट्रियल लेवल पर अपने यहाँ पर रेवोल्यूशन कर रहे थे, तब ये राजा महाराजा उस समय बैठकर सिर्फ अलग अलग प्रकार की चाय हुक्का पार्टियां मना रहे थे। इसका खमियाजा ये हुआ कि विश्व युद्ध एक स्टार्ट होने से चंद महीने पहले ईरान की मिलिट्री उस समय इतनी कमज़ोर थी कि ईरान पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था फॉरेन पावर्स की मैनिपुलेशन से। और जब वर्ल्ड वॉर 1 इवेंचुअली 1913-14 में स्टार्ट हुई, उस दौरान ईरान की परिस्थिति ये थी कि ब्रिटेन ने और रूस ने मिलकर ईरान के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी। उस दौरान रूस ने अपने अलग पर्शियन ब्रिगेड्स बनाए, जिन ब्रिगेड्स के तहत रूस ने एक इलाके में ईरान के अंदर अपनी सहमति बना ली और वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का समर्थन करना शुरू कर दिया रूस ने, जो लंबे समय तक रूस के ही एजेंडा को चलाने के लिए वहाँ पर बस गए। अब आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि आज भी रूस ईरान के साथ खड़े होने में कभी भी संकोच क्यों नहीं करता, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर विश्व युद्ध 1 से पहले रूस और ईरान का जिस प्रकार से यहाँ पर नज़रिया था एक दूसरे को लेकर, वो नज़रिया ऐसा था कि रूस ने अपनी परमानेंट प्रेजेंस बना रखी थी, पर पूरे ईरान के अंदर रूस की प्रेजेंस नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया कि विश्व युद्ध 1 से पहले रूस ने और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के अंदर अलग अलग टुकड़ों में अपनी प्रेजेंस को बनाया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय ब्रिटेन ने भी ये चीज़ की कोशिश करी कि उसने भी पहली बात तो अपना दबदबा पूरे के पूरे ईरान में एक वर्ग में बना लिया था। लेकिन समस्या ये हुई कि 1913-14 से शुरू हुई विश्व युद्ध 1 के बाद जैसे जैसे दिन प्रतिदिन विश्व युद्ध आगे बढ़ा, 1917 तक एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि रूस को विश्व युद्ध 1 छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। रूस को छोड़ने का विश्व युद्ध 1 का सबसे बड़ा कारण ये था कि रूस उस समय अपने यहाँ पर एक रशियन रेवोल्यूशन करना चाहती थी। रशियन रेवोल्यूशन उस समय रूस में सक्सेसफुल भी हुआ। रशिया में जब रशियन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ और जब रशिया विश्व युद्ध 1 वर्ल्ड वॉर 1 को छोड़कर वहाँ से गई, इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा किसी ने अगर उठाया तो वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन ने ये सोचा कि अगर रूस यहाँ से अपने इंटरनल प्रॉब्लम में व्यस्त है तो रूस ईरान से भी यहाँ पर चला जाएगा, और रूस ईरान को भी उस समय छोड़कर चला गया था। तो जितनी भी ईरान में रूस ने अपनी स्पेस बना रखी थी, उस स्पेस में पहली बात तो ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत का कब्जा करने की कोशिश करी। 1918 से लेकर 1925 तक अगर ये हम 7 साल के पीरियड को देखें तो इस 7 साल में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये थी कि 1918 से 1925 तक एक जगह पर रूस ने अपने आप को कंसोलिडेट कर सोवियत यूनियन का गठन किया, और वहीं पर दूसरी जगह पर ब्रिटेन ने जब रूस ईरान से अपना हिस्सा निकाल कर और वहाँ से चली गई थी, उस हिस्से में जहाँ पर रूस का दबदबा ईरान में था, वहाँ पर पहली बात ब्रिटेन ने अपनी ऑक्यूपेशन आगे बढ़ाई। 1925 तक एक जगह पर जहाँ सोवियत यूनियन का क्रिएशन हो चुका था, वहीं पर 1925 तक ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे के पूरे ईरान के अंदर ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत
डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली बनाने की कोशिश कर ली थी। और इसका कॉन्सिक्वेंस 1926 में देखने को मिला, क्योंकि 1926 में जब ब्रिटेन ने वहाँ पर एक छोटे से मिलिट्री अधिकारी को, जो कि रूस के ब्रिगेड्स के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था रज़ा खान, उसको पकड़ा और उसको पकड़ के वहाँ पर उसका समर्थन करके 1926 में ईरान में एक मिलिट्री कू करवाया। रज़ा खान जो कि एक मिलिट्री का एक मामूली सा अधिकारी था, कोई ऐसा भी नहीं कि वो कोई फ्रांस के नेपोलियन के बराबर उसका कोई दर्जा हो। इनफैक्ट आज रज़ा खान के उस मिलिट्री अधिकारी के जिसका समर्थन ब्रिटेन ने किया एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, उसके पास्ट लाइफ के बारे में किसी को भी आज तक नहीं पता था, और ना ही उसकी पास्ट लाइफ कोई इतनी ग्लोरियस थी जैसा कि हमने बात करी नेपोलियन के जैसी। लेकिन ब्रिटेन ने उसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि ब्रिटेन के बीच में और रज़ा खान के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप हमारा समर्थन करेंगे तो मैं मिलिट्री कू करके पूरी की पूरी मिलिट्री के तहत ईरान की सत्ता को काबू में ले लूँगा, और काबू में लेने के बाद इनडायरेक्टली ईरान का कंट्रोल आपको दे दूँगा। और यही हुआ। 1926 में रज़ा खान एक मिलिट्री अधिकारी ने सिर्फ मिलिट्री कू ही नहीं किया, बल्कि मिलिट्री कू करने के बाद पूरे के पूरे ईरान में अपना दबदबा बना लिया। और जैसे ही उसने ईरान में अपना दबदबा बनाया, उसने अपने आप को ईरान का शाह डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर 1926 में शाह डिक्लेयर करके उसने प्राचीन काल के उस पास्ट को ईरान के अंदर रिवाइव करने की कोशिश करी अपने उस पावर के तहत, जिसमें उसको ब्रिटिश का पूरा समर्थन था। लेकिन ये खेल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। 1926 से लेकर 1941 1941 तक, 1926 से 1941 के पीरियड में सबसे पहले रज़ा खान ने ब्रिटिश के एजेंडा को ईरान में अपनाया। एजेंडा ये था कि ईरान के अंदर मॉडर्न एजुकेशन, नई ब्यूरोक्रेसी, अलग प्रकार की रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन, ये सब चालू करा। लोगों के प्रति एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी जनरेट हुई कि बड़े लंबे समय के कजर डायनेस्टी के रूल के बाद ईरान के अंदर कुछ विकास कार्य हो रहे हैं। और रज़ा खान ने अपने आप को एक विकास पुरुष बताने की वहाँ पर कोशिश करी। लेकिन जब उसने अपने आप को ये विकास पुरुष के नाम की इमेज बनाई भी, उस दौरान ब्रिटेन की जो गतिविधियाँ विश्व में हो रही थीं, दिन प्रतिदिन ईरान के अंदर कुछ ऐसा वर्ग था जो उससे इरिटेट हो रहा था। और ये वर्ग था ईरान का इस्लामिस्ट वर्ग। जो हार्ड कोर इस्लामिक उलेमा थे, वो बेसिकली कतई ही खुश नहीं थे, खास करके ब्रिटिश का रवैया और यहाँ पर रज़ा खान के रवैये को देखकर। ब्रिटिश भी 1941 की बात है कि उस समय जब विश्व युद्ध 2 चल रहा था, ईरान के अंदर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं चाहती थी। चुपचाप उन्होंने रज़ा खान को 1941 में ये बात बोली कि आप अपनी सत्ता तुरंत जो है अपने पुत्र के हाथ दे दीजिए। और रज़ा खान ने 1941 में अपनी सत्ता उस समय अपने पुत्र रज़ा पहलवी को पकड़ा दी। और रज़ा पहलवी ने अपने आप को वहाँ पर ईरान का अगला शाह डिक्लेयर कर दिया। और जैसे ही उसने वहाँ पर अपना अगला शाह डिक्लेयर किया, रज़ा पहलवी ने रज़ा खान अपने पिता की राजनीति और राजनीतिक विरासत से हटकर काम करने चालू किए। लेकिन काम सारे उल्टे थे। उसने वहाँ पर एक सीक्रेट पुलिस सवाक का गठन किया। इस सीक्रेट पुलिस ने प्रेस से लेकर लोगों के जितने भी डिसेंट थे, लोगों का जितना भी प्रकार का ऑपोजिशन था, उसको फोर्सेबली सप्रेस किया। और सबसे महत्वपूर्ण, रज़ा पहलवी ने भी जितने इस्लामिस्ट थे जो थोड़ी बहुत चूं चूं कर रहे थे, उन सबको एक एक को पकड़कर दबोच कर या तो मार दिया और या टॉर्चर करके उनको जेलों में बंद कर दिया। लेकिन जब विश्व युद्ध 2 खत्म हुआ 1945 के बाद, रज़ा पहलवी ने, क्योंकि ब्रिटेन का ग्लोबल स्टेटस 1945 तक डिक्लाइन हो चुका था, उसके बाद तुरंत उसने अपनी राजनीति जो है अमेरिका के हित में कर दी। और अमेरिका को बेसिकली इस प्रकार का दर्जा दे दिया कि अमेरिका ने ये सोचना शुरू कर दिया 1945-46 के बाद कि ईरान तो मिडल ईस्ट में हमारी एक कॉलोनी ही है। लेकिन रज़ा पहलवी के कंट्रोल में रज़ा पहलवी ने ईरान के अंदर यहाँ पर शुरुआत करी फिर से अमेरिकन लेड मॉडर्नाइजेशन की। और इस अमेरिकन लेड मॉडर्नाइजेशन में जहाँ पर उसने अल्ट्रा मॉडर्निटी के नाम पर, रिफॉर्म्स के नाम पर, बदलाव और विकास के नाम पर जो जो चीज़ें करी, इस्लामिस्ट वर्ग वहाँ पर दिन प्रतिदिन फिर नाराज़ होता गया। लेकिन ईरान में रज़ा पहलवी ने जो अथॉरिटेरियन रूल चलाया, वो अथॉरिटेरियन रूल इतना बढ़ चुका था कि 1970s तक आते आते ईरान के अंदर परिस्थिति ये पैदा हो गई थी कि इस्लामिस्ट्स का दबदबा ग्राउंड लेवल पर
ऑपोजिशन के तहत बढ़ रहा था। और वो बढ़ा भी इस प्रकार से कि उस समय 1979 में अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मैन्युफैक्चर करके, और भूलिए मत, इस रेवोल्यूशन में अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को अगर किसी ने मदद की थी तो वो और कोई नहीं बल्कि सोवियत यूनियन था। क्योंकि सोवियत यूनियन 1918 से उस चीज़ को मिस कर रहा था कि कैसे मेरा दबदबा उस इलाके में जो ईरान में था उसको ब्रिटिश हुकूमत ने कैप्चर कर लिया। सोवियत यूनियन इस चीज़ को यहाँ पर मिस कर रहा था कि मैं ब्रिटिश हुकूमत का बदला अगर किसी से लूँगा तो मैं अमेरिका से लूँगा, क्योंकि रज़ा पहलवी अमेरिका का पिट्ठू बन चुका था। और रज़ा पहलवी क्योंकि अमेरिका का पिट्ठू था, इस कॉन्टेक्स्ट में रज़ा पहलवी से बदला लेने के लिए यहाँ पर उस इस्लामिस्ट वर्ग को, अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को अगर किसी ने मदद करी तो सबसे पहले वो सोवियत यूनियन थी। और सोवियत यूनियन ने भी शांतिपूर्वक तरीके से, बिना शोर मचाए, बिना कुछ कलेश करे, अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को जब ग्रास रूट लेवल पर दिन प्रतिदिन मदद करके उसकी सहायता करी, 1979 में इवेंचुअली अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी ने एक रेवोल्यूशन किया। इस रेवोल्यूशन के बाद जाहिर सी बात है कि अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी ने रज़ा पहलवी को लात मार के ईरान से भगा दिया। बहुत लंबे अरसे तक तो ये बात होती थी कि रज़ा पहलवी जो है कहीं यूरोप में छुपा है, वो अमेरिका जा चुका था। उसको यूरोप से इवेंचुअली निकाल कर CIA अमेरिका ले आई थी। अब जाहिर सी बात है कि CIA का एक बहुत बड़ा सिटेडल जो कि मिडल ईस्ट में, ईरान में बना हुआ था 1979 में, वो पूरा टूट चुका था। और जैसे ही वो टूटा, CIA ने उसका बदला लिया बगल में अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर रशिया को तंग करने के लिए, क्योंकि रशिया की जो ओवरऑल टेरिटोरियल स्पेस थी 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद बढ़ गई थी, क्योंकि रशिया इनडायरेक्टली एक जगह पर अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी की पावर से ईरान में भी था और बगल में अफ़गानिस्तान में भी था। तो जाहिर सी बात है कि उसको अफ़गानिस्तान में काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मिलकर अयतुल्ला रुल्ला खोमेनी को टारगेट करने के लिए अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज किया। 1979 से लेकर एक जगह पर ऑलमोस्ट, अगर अफ़गानिस्तान में ये ऑपरेशंस चल रहे थे तो भूलिए मत कि उसी जगह पर पैरेलली सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिलकर 1980 से लेकर 1988 तक, और किसी का नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन का सहारा लेके और सहायता लेके ईरान और इराक के बीच में भी एक युद्ध छेड़ दिया। और ये जो ईरान इराक के बीच का युद्ध था जो 1980 से 88 तक चला, इस युद्ध ने ईरान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज, चेंज और मोल्ड किया। क्योंकि 1980 से 88 एक जगह पर जब ईरान के एक नेबरिंग टेरिटरी इराक में अमेरिका, सऊदी अरेबिया और इराक मिलकर ईरान को टारगेट कर रहे थे, एक जगह पर जब 1980 से 88 तक ईरान को टारगेट करने के लिए सऊदी अरेबिया, अमेरिका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के थ्रू टारगेट कर रहे थे। उद्देश्य ईरान का क्लियर था, उसको दिन प्रतिदिन ये समझ आ गई थी कि हमारी एग्जिस्टेंस को वाइप आउट करने के लिए अमेरिका यहाँ पर कोई भी हद तक जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में सोवियत यूनियन ने, इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने, और इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के अंदर कुछ भिखारी लोग जो बिके हुए थे, जिसमें से एक था पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान, उसने अमेरिका को भी धोखा देते हुए, अमेरिका की निगरानी के तहत रहते हुए ईरान को कुछ परमाणु बम के सीक्रेट्स बेचने चालू करे। और 1988 तक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि जब ईरान इराक युद्ध खत्म हुआ, 1988 में जब उस समय अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के खिलाफ चला हुआ जिहाद खत्म हुआ, तब तक ईरान को ये समझ आ गया था कि अगर मुझे एग्जिस्ट करना है तो मेरे एग्जिस्टेंस के लिए एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि मेरे पास परमाणु बम होना चाहिए। और इस परमाणु बम को बनाने के लिए ईरान ने इस ब्लैक नेटवर्क का प्रयोग किया जो अब्दुल कादिर खान ने एक न्यूक्लियर आर्म्स बाज़ार बनाकर पूरे विश्व में चला रखी थी। उस न्यूक्लियर आर्म्स बाज़ार के तहत जब ईरान ने अलग अलग प्रकार के पुर्जे, इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे, उसी दौरान उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका वो एक एटम्स फॉर पीस इनिशिएटिव 1953 से हिस्सेदार था, उसका सहारा लेते हुए एक सिविलियन प्रोग्राम के कवर के तहत चीज़ें चुपचाप करने की कोशिश करी। और ईरान के अंदर एक समय पर एक राष्ट्रपति था, मोहम्मद अहमदी निजाद, बेड़ा था आँखों से। वो व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब 2004-05 में पूरे विश्व को ये दिखाया कि किस प्रकार से ईरान जो है एक छोटे से समय में एक परमाणु बम को अब असेंबल करने की क्षमता रखता है, तब से इजराइल भी और तब से अमेरिका, दोनों के दोनों एक तरीके से बौखला गए। सोच के देखिए कि 2004-05 से आज तक अमेरिका की राजनीति इस चीज़ को लेकर और अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति इस चीज़ को लेकर रिकंसाइल ही नहीं कर पाए कि हमारी आंख के नीचे कैसे
पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर आर्म्स बाजार के तहत यहाँ पर ईरान को वो कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जिसको हम ही नहीं रोक पाए। अब आप चीज़ को समझिए कि आज अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर वेपन को लेकर इतना बेकाबू क्यों है, वो इतना डरा हुआ क्यों है। वो डरा हुआ इस बात से नहीं है कि ईरान जो है किसी तरीके से कोई परमाणु बम का प्रयोग करेगा, वो डरा हुआ इस बात से है कि कहीं ईरान ने वो फाइलें खोल दी एप्स्टीन फाइल्स की तरह कि कैसे अमेरिका की निगरानी में ग्लोबल लेवल पर एक न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट चल रही थी, तो उससे अमेरिका की जो ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडिंग है वो कम्प्लीटली कोलैप्स करके ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी आप इस देश के बारे में सोच के देखिए, अमेरिका के वो क्या प्रकार का सुपर पावर है कि जिसने एक यूएसएस जेरल फोर्ड नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के सामने डराने के लिए भेजा और जिसकी शौच की पाइपें तक जो हैं वहाँ पर ब्लॉक हो गई और हार्पिक की बोतलें डालने के बाद भी वो पाइपें नहीं खुल रही। 45 मिनट एवरेज वेटिंग टाइम है वहाँ पर शौच करने के लिए। सेलर्स को $13 बिलियन का एक कूड़े का टुकड़ा आपने बनाकर भेज दिया। तो अमेरिका को डर इस बात का है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कि कहीं ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो जाए जिस परिस्थिति के तहत हमारा ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म्स बाजार जो हमने CIA के कुछ अधिकारियों ने अब्दुल कादिर खान के साथ मिलकर यहाँ पर पूरे विश्व के सामने अनफोल्ड किया था कि वो परिस्थिति कहीं खुल ना जाए। इस रीज़न से अब आप समझिए कि क्यों अमेरिका बार बार आज की डेट में रज़ा पहलवी जो बेसिकली अमेरिका में बैठा है उसका समर्थन कर रहा है, जो वहाँ से बैठकर स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें खोमेनी के रेजिम को अब हटाना है ताकि हम जो है वापस से यहाँ पर आ पाएँ। आप सोच के देखिए कि अमेरिका एक जगह पर ये बार बार स्टेटमेंट देता है कि इस मोमेंट पर एक ईरान के अंदर अथॉरिटेरियन रेजिम है, तो रज़ा पहलवी का कोई डेमोक्रेटिक रेजिम था जिसको ब्रिटेन ने या रज़ा खान के थ्रू या रज़ा पहलवी को जिसको आपने सपोर्ट किया था। आप डेमोक्रेसी के नाम पर ढोंग करते हैं। इस ढोंग का एक्सपोजर पूरे विश्व के सामने हो चुका है और ईरान का रियल खेल यहाँ पर ईरान के परमाणु बम नहीं है। ईरान का रियल खेल यहाँ पर ये है कि कहीं ये ग्लोबल एक्सपोजर ना हो जाए। और ये ग्लोबल एक्सपोजर को लेकर आज अमेरिका इसलिए और भी चिंतित है क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर में पिछले साल भारत ने किराना हिल कॉम्प्लेक्स को तबाही के तहत पूरा नष्ट कर दिया था, वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल मार मार के, वहाँ पर भी जब जो रेडिएशन लीक्स हुए और जिसके तहत अमेरिका के वहाँ पर पड़े हुए किराना हिल कॉम्प्लेक्स में न्यूक्लियर आर्सेनल वहाँ पर एक्सपोज हुए, तब से अमेरिका और बेतावला है। तो दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर कर देखिए कि हर तीसरे दिन एक मानसिक रोगी डोनाल्ड ट्रंप को ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ जाता है कि मैंने जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर कराई, क्योंकि उसका उद्देश्य है कि इस प्रकार की स्टेटमेंट देके हम कहीं ना कहीं चुप्पी को बाय करें। क्योंकि यदि विश्व के तहत अगर ये हमारा राज खुल गया, क्योंकि ये जो एक पूरा पॉइंट है अमेरिका का CIA का जो पूरा का पूरा समर्थन था अब्दुल कादिर खान को और किस तरीके से उन्होंने उसका समर्थन करके पूरे ग्लोबल लेवल पर एक न्यूक्लियर आर्म्स बाजार क्रिएट किया, ये तो खैर एक वीडियो का विषय नहीं बल्कि 25-30 वीडियो का विषय है, जो कि हमारा यहाँ पर बैंडविड्थ इस चैनल पर अभी नहीं है इस चीज़ को करने का। लेकिन कभी अगर किया तो आप उस काले काल को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि अमेरिका ने अपनी ओवरऑल पूरी विश्व में शक्ति बनाई कैसे है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अमेरिका का बार बार पाकिस्तान और भारत के बीच में ये सीज़ फायर को लेकर थंपिंग करना और अमेरिका का बार बार यहाँ पर ईरान को लेकर ये धमकीबाजी करना कि भैया आप परमाणु बम नहीं बनाओगे, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रियल खेल है ग्लोबल एक्सपोजर का। और ग्लोबल एक्सपोजर का खेल है जिस खेल में सिर्फ अमेरिका अकेला ही नहीं बल्कि यूरोप भी इन्वॉल्व था। इस रीज़न से आप देखिए कि कितनी दिलचस्प बात है अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व की हो कि पिछले कुछ महीनों से जब से ये बावला ट्रंप आया है और जब से ये इस प्रकार की बेहुदा बातें करता रहता है, यूरोप के किसी लीडर की तरफ से या यूरोप के किसी देश की तरफ से ईरान को लेकर एक स्टेटमेंट नहीं आया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिलिबरेट कैलकुलेटेड मूव है क्योंकि यूरोप के सारे देशों को पता है, क्योंकि उस समय यूरोप के कई ऐसे देश थे जिन्होंने अमेरिका का इस नापाक काम में समर्थन किया था। इस रीज़न से यूरोप अपनी एक नई आइडेंटिटी की खोज में है कि नहीं हमने तो ऐसे कोई कुकर्म और काले काम नहीं किए। इसीलिए आप देखो कि यूरोप एक जगह पर चाइना को कोट कर रहा है, एक जगह पे भारत के साथ इतने साल पेंडिंग वाली FTA को एकदम से साइन करने के लिए उतावला हो गया, क्योंकि वो अपनी एक आइडेंटिटी की और एक इमेज की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वो इस काले खेल में पड़ना नहीं चाहता है। और यूरोप का भी ये ट्रिगर आया था पिछले साल किराना हिल कॉम्प्लेक्स के बम्बार्डमेंट के बाद, क्योंकि तब से उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर ये डिबेट विश्व में खुला तो अमेरिका तो डूबेगा ही डूबेगा, जो डूब रहा है उसके साथ साथ हम भी लपेटे में यहाँ पर जो है पेले जाएंगे।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में यूरोप का एक अलग रवैया, कंप्लीट स्ट्रेटेजिक लेवल पर साइलेंस ईरान के मसले को लेकर, और दूसरी जगह पर आप देखिए कि ट्रंप का बावलापन, ये दोनों चीज़ें किस प्रकार से यहाँ पर अनफोल्ड हो रही हैं, ये खेल आज आपके सामने है। धन्यवाद।